हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सौरमंडल। और सौरमंडल से संबंधित आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो सभी प्लेनेट हैं यानी कि 8 हमारे ग्रह हैं वो किस तरीके से अवस्थित हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रह की संख्या है वो 8 है, जबकि पहले हमारे ग्रह 2006 से पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो 9 थी। आपको पता होगा 24 अगस्त 2006 को एक कंट्री है जिसका नाम है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के कैपिटल यानी कि राजधानी प्राग में एक सभा बुलाई गई थी जिसमें लगभग 2500 अंतरिक्ष के ज्ञाता थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब 9 प्लेनेट नहीं, 9 प्लेनेट्स नहीं बल्कि 8 रहेंगे। चूंकि उनमें से जो प्लूटो नामक जो ग्रह का दर्जा प्राप्त था उसको बौना ग्रह का दर्जा दिया गया था 2006 में। तो 2006 के बाद जो हमारे प्लेनेट हैं उनकी संख्या 8 है। आप देख सकते हैं, अगर उनके 8 की बात करें तो बुध है यानी कि सब सूर्य के नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो अब ग्रह का दर्जा प्राप्त नहीं है। पहला सवाल यह है कि अगर हम सभी ग्रहों की बात करें तो हमारे टोटल जो ग्रह हैं वो 8 हैं, आप देख सकते हैं। और 8 ग्रहों की अगर हम बात करें तो इनमें से 8 में से अगर देख पाएंगे आप तो सबसे पहले जो सूर्य के नज़दीक हैं 4, यानी कि ये जो सूर्य के नज़दीक वाले हैं जिन पर अगर हम संख्या का बात करेंगे तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इन 4 ग्रहों को याद रखिएगा आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं भाई? आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें आंतरिक ग्रह? चूंकि सूर्य के नज़दीक हैं, ये याद रखेंगे। इन सभी ग्रहों को, हम चारों ग्रहों को जो सूर्य के नज़दीक हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, चूंकि कहीं ना कहीं सूर्य के नज़दीक हैं। जबकि इनके बाद यानी कि हम बात करें जुपिटर से लेके यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि लास्ट वाले जो हमारे प्लेनेट हैं इन्हें हम कहते हैं बाहरी ग्रह, आउटर प्लेनेट। इन्हें हम क्या कहते हैं? बाहरी ग्रह। इन्हें बाहरी ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाले जो ग्रह हैं वो याद रखेंगे वो हमारे सूर्य से क्या है भाई? दूर हैं। तो पहला सवाल तो ये बन गया कि हमारे आंतरिक ग्रह कितने हैं और बाहरी ग्रह कितने हैं, यानी कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। ये इनर और आउटर 4-4 के भागों में बटे हुए हैं और इन्हें बांटने का एक ही कारण है, सूर्य से डिस्टेंस, यानी कि जो सूर्य के पास हैं उनको आंतरिक कहते हैं और जो सूर्य के दूर हैं उन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। सबसे पहले हम एक और बात करना चाहेंगे कि ये ग्रह बने कैसे, प्लेनेट कैसे बने। तो प्लेनेट के बारे में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंफर्म हुआ कि ये सभी ग्रह जो है कहीं ना कहीं सूर्य का ही भाग हैं, यानी कि सूर्य से ही टुकड़े टूटे और टुकड़े टूटने के बाद वो कहीं ना कहीं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के ही नज़दीक रहे और वो वर्तमान समय में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे ये सभी ग्रह जो है सूर्य का ही कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। अब अगली बात की जाएगी कि अगर हम इन सभी ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो सूर्य के नज़दीक ग्रह है वो याद रखना बुध ग्रह है। यानी कि बुध ग्रह की अगर बात करें तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 88 दिनों में पूरी करता है। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि सूर्य के बहुत नियर है तो इसलिए कम समय में परिक्रमा कर लेता होगा 88 दिन में। इसके अलावा बुध ग्रह को अगर हम सभी 8 ग्रहों में देखें तो सबसे छोटा जो ग्रह माना जाता है वो बुध ग्रह माना जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुध ग्रह पर अगर आप देखेंगे तो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि वहाँ हीट ज़्यादा रहती है। ऐसा हो सकता होगा क्योंकि वहाँ सूर्य निकलता है, सूर्य नियर है तो इसलिए टेम्परेचर दिन का बहुत ज़्यादा ही रहता है। जबकि नाइट यानी कि रात में वहाँ बर्फीली रातें होती हैं इसलिए रातें ठंडी होती हैं, दिन बुध ग्रह पर अधिक गर्मी वाले होते हैं। इसलिए सर्वाधिक जो तापांतर पाया जाता है वो बुध ग्रह पर पाया जाता है। इसलिए बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि अधिक टेम्परेचर दिन में होना और कम टेम्परेचर रात में होना। यानी दिन में टेम्परेचर वहाँ लगभग 450 450 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और नाइट में आप देखेंगे कि वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसलिए दिन और रात का जो टेम्परेचर का जो अंतर है उस टेम्परेचर की अंतर के कारण वहाँ जीवन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा बुध ग्रह का कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह एक भी बुध ग्रह का नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए बुध ग्रह के बाद दूसरा जो ग्रह आता है शुक्र आता है, यानी कि वीनस। अगर आप वीनस ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह है, यानी पहला बुध दूसरा शुक्र। शुक्र ग्रह के बारे में यह माना जाता है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में लगभग 95%
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए वहाँ प्रेशर कुकर जैसी दशा बनी रहती है। इसके अलावा शुक्र ग्रह में यह भी माना जाता है कि शुक्र ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है लगभग 225 दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। शुक्र ग्रह का आकार, शुक्र ग्रह का पूरा साइज शेप लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए उसे पृथ्वी की सिस्टर या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। हम पृथ्वी से सुबह के टाइम वीनस को यानी कि मॉर्निंग टाइम में वीनस को हम पूर्व दिशा में देखते हैं और इवनिंग टाइम वीनस को यानी कि शुक्र ग्रह को हम पश्चिम दिशा में देखते हैं, इसलिए वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, चूंकि पृथ्वी से सुबह और शाम दोनों बार दिखाई देता है। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह के बारे में यह कहा जाता है कि इसका एक भी अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह माना जाता है कि शुक्र ग्रह जो है उस पर सर्वाधिक टेम्परेचर पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो आप शुक्र ग्रह बताएंगे, और इसका मुख्य कारण है कि इसके वायुमंडल में, वातावरण में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए ये सबसे गर्म है। और सबसे गर्म होने के कारण ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी माना जाता है। आप याद रखना, अगर हम पृथ्वी से देखें तो पृथ्वी से सर्वाधिक चमकीला जो कोई चीज़ दिखती है आकाश में या अंतरिक्ष में तो वो सूर्य है, और सूर्य के बाद जो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा जो चमकती है वो चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्रमा के बाद कोई तीसरी चीज़ चमकती है तो वह शुक्र ग्रह ही है। तो अब ये कह सकते हैं अंतरिक्ष का वह एक पिंड जो पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बुध, शुक्र, हम पृथ्वी, तीसरे ग्रह पृथ्वी की बात करें तो याद रखना पृथ्वी के बारे में बात की जाए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी सभी ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है, यानी कि एक सिंगल ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन या लाइफ पॉसिबल है। या जीवन की पॉसिबिलिटी का होने का कारण है कि जल की प्रधानता, यानी कि जल का पाया जाना, और सबसे बड़ा रीजन भी इसका ये माना गया है कि इसका जो वायुमंडल है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो अकॉर्डिंग टू मनुष्य या अकॉर्डिंग टू एनिमल्स, जैसे कि ऑक्सीजन CO2 का एक बैलेंस होना, वातावरण में वनों का पाए जाना, और बहुत सारी चीजें हैं पृथ्वी पर जिसके कारण जीवन पॉसिबल हो पाया है। आप ये तो अच्छे से जानते होंगे कि पृथ्वी के टोटल एरिया के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। ग्रीन तो हम नहीं कहेंगे, नीला प्लेनेट यानी कि लगभग ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, ग्रीन भी कह देते हैं, हरा ग्रह या नीला ग्रह भी इसे कहते हैं। अगर हम पृथ्वी के आगे की बात करेंगे, पृथ्वी के बारे में हम ज्यादा बात तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर लेंगे, तो यहां थोड़ा सा इतना ही रहने देंगे। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर हम बात करेंगे किसकी भाई? मंगल ग्रह की। अगर मंगल ग्रह की आप बात करें तो मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पृथ्वी के बाद जीवन पॉसिबल हो पा रहा है। ऐसा नासा और इसरो और तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों का मानना है कि शायद अगर पृथ्वी के अलावा दूसरे किसी प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो पाएगी तो वो मंगल ही होगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर कहीं न कहीं पानी की खोज भी हो चुकी है। अगर मंगल ग्रह की आप बात करें तो मंगल ग्रह के 2 अपने उपग्रह भी हैं, यानी कि 2 नेचुरल सैटेलाइट भी हैं। अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो एक माना जाता है डीमोस और एक माना जाता है फोबोस, यानी मंगल के अपने एक तो है डीमोस सैटेलाइट और एक है स्टूडेंट्स फोबोस सैटेलाइट। याद रखना, इसमें से अगर डीमोस सैटेलाइट की अगर बात करेंगे तो ये सौर मंडल का सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉल सैटेलाइट है, यानी इससे छोटा कोई भी उपग्रह पूरे सौर मंडल में नहीं है। आपको ये भी बता दिया जाए कि अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर एक ऐसा भी पर्वत पाया जाता है जो कि पूरे सौर मंडल की बात हो जाती है कि 8 ग्रहों पर सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पर्वत है, और उसका नाम आपको मालूम होगा, उसका नाम है ओलंपिया। क्या नाम है? ओलंपिया। तो याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, कि वो ओलंपिया है। और ओलंपिया अगर पर्वत की बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुनी ऊंची है। यानी माउंट एवरेस्ट की एक औसतन ऊंचाई आप लेंगे तो 8,848 मीटर है, जबकि अगर आप ओलंपिया की लेंगे तो ओलंपिया की ऊंचाई जो है लगभग 22 से 24 हजार मीटर ये ऊंचा है। तो सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत माना जाता है वो मंगल ग्रह पे, जिसका नाम है ओलंपिया। इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? कि ज्वालामुखी का मतलब है कि जो नीचे से मलबा निकल कर आता है, जिसे मैग्मा आप कहते हैं, जो अधिक टेम्परेचर के कारण निकल के आता है। वही मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है तो वो ठंडा होकर लावा बनता है, और लावा बनने के बाद वो जमने के बाद एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम ज्वालामुखी निर्मित पर्वत कहते हैं, यानी कि
लाल कैनों से निर्मित। हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे ज्वालामुखी क्या हैं और कैसे हैं। यानी कि आप इतना याद रखिएगा, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है वो आपको पता होना चाहिए, वो मंगल ग्रह पे है और उसका नाम क्या माना जाता है, ओलंपिया माना जाता है। इस तरीके से वो आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से है। और मैं आपको और एक डायग्राम क्लियर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं, ये नासा के द्वारा तस्वीर ली गई है और इस तस्वीर में ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये सपोज करिए मंगल ग्रह है, तो इसमें जो है इस तरीके से उठा हुआ भाग ओलंपिया का है, इस तरीके से उठा हुआ भाग ओलंपिया का है। अगर आपके बारे में हम और क्लियर बात करना चाहें तो आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा हुआ, क्लियर, मंगल ग्रह पर ओलंपिया मॉन्स है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम मंगल के बाद हम अगले ग्रह की बात करना चाहें तो याद रखना, मंगल के बाद हमारा आएगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अगर बृहस्पति के बारे में बात की जाए तो बृहस्पति जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। और अगर बृहस्पति के बारे में अगर बात करेंगे तो कहा जाता है कि इसके जो लगभग अगर टोटल आप इसके एक तरीके से ये मान के चलो कि अगर इसको आकार के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा जो कौन सा है वो यही माना जाता है। और इसके कुल उपग्रहों की संख्या पर अगर देखेंगे तो इसके कुल उपग्रहों की संख्या मानी जाती है 79 यानी कि 79। याद रखना, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है वो इसी बृहस्पति का है जिसका नाम है गैनीमीड। एग्जाम में कई बार पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप बता सकते हैं गैनीमीड। और गैनीमीड जो उपग्रह है वो किसका उपग्रह है, बृहस्पति का है। किसका उपग्रह है भाई, बृहस्पति का है। अगर बृहस्पति के बारे में बात की जाए तो बृहस्पति एक ऐसा उपग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसों की प्रधानता पाई जाती, इसलिए यहां भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अगर बृहस्पति के बारे आगे हम बात करना चाहें तो बृहस्पति के बाद आएगा हमारा कौन सा भाई, शनि, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। शनि की अगर बात करेंगे आप तो शनि के बारे में यह कहा जाता है कि शनि इस सौर मंडल में एक ऐसा उपग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। सौर मंडल एक ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, यानी कि बृहस्पति के कितने बताए हमने 79 और इसके जो माने जाते हैं 82। कितने माने जाते हैं शनि के, 82। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शनि जो एक प्लेनेट है इसी का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन जो सैटेलाइट है वो याद रखना, सभी सौर मंडल में जितने भी प्लेनेट हैं यानी कि ग्रह हैं उनके अपने अपने जो उपग्रह हैं, उन सभी उपग्रहों में एक शनि का ही एकमात्र ऐसा उपग्रह पाया जाता है जिसका नाम टाइटन है, जिसका अपना वायुमंडल है, जिसका अपना एटमॉस्फेयर है। अब आप कहेंगे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर क्या होता है? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर जो एक आवरण है ये वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल का काम होता है कि हम पर एयर प्रेशर डालना यानी वायु दाब डालना। आप इस बात को क्लियर समझ लो कि अगर बाई चांस हमारी पृथ्वी पर एयर प्रेशर नहीं होता ना तो हम ये रुक नहीं पाते, उछलते हम, क्योंकि हमारे ऊपर पृथ्वी दबाव नहीं डाल पाती। जैसे हमारे ऊपर एक पृथ्वी का भी प्रेशर पड़ता है। आप यूं मान के चलिए कि अगर हम अब खुद चंद्रमा पर जाएं, अगर हम जो है मून पर चले जाएं तो चंद्रमा पर हमारा जो पृथ्वी की तुलना में वजन होगा वो 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वायुमंडल नहीं होगा। और पृथ्वी का वायुमंडल है तो वायुमंडल चंद्रमा पर काम नहीं करेगा तो वहां हमारा वजन जो कम हो जाएगा। दूसरी बात, वायुमंडल के कारण ही हम एक दूसरे की बातों को सुन पाते हैं, एक दूसरे की आवाज को सुन पाते हैं। अगर आप देखेंगे कि टाइटन की जो शनि का उपग्रह है, यह टाइटन एक मात्र ऐसा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। इतना आपको याद रखना है कि शनि एक मात्र ऐसा है जिसका अपना क्या है भाई, वायुमंडल है। यहां तक आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है? अगर वहीं स्टूडेंट्स हम बात करें कि शनि, तो शनि सूर्य की चारों तरफ लगभग 29.5 यानी 29.5 साल में शनि सूर्य की एक परिक्रमा करता है। 29.5 साल में शनि जो है सूर्य की एक परिक्रमा करता है। वहीं अगर हम बात करें जुपिटर की तो जुपिटर 11.9 यानी कि 11.9 यानी कि इतने सालों में जो बृहस्पति है वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। जबकि अगर हम बात करें शनि की तो शनि लगभग 29.5 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे। अगर आप देखेंगे शनि की तो यह माना जाता है सौर मंडल में कि शनि एक मात्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन शनि और एक अरुण यानी शनि और अरुण यानी कि एक यूरेनस और एक हमारा शनि, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों तरफ क्या पाई जाते हैं, रिंग पाई जाती है, वलय यानी कि रिंग पाई जाती है, गोले टाइप के पाए जाते हैं चारों तरफ, यानी दोनों के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं भाई, रिंग पाए जाते हैं। रिंग का मतलब आप यूं कह सकते हैं, यदि आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आप देखें कि
अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए ऐसे दो कौन से ग्रह हैं जिनके चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं या वलय पाए जाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे एक तो इस तरीके से शनि है और एक है हमारा कौन सा भाई, अरुण। कौन सा, अरुण। ये रिंग क्या होती हैं आप इसको समझिएगा। रिंग का मतलब यह है, ऐसा माना जाता है कि इसी शनि से और इसी अरुण ग्रह से किसी समय कुछ टुकड़े टूटे और वो टुकड़े टूटने के बाद छल्ले टाइप के जो है इसी इन दोनों ग्रहों के चारों तरफ क्या कर रहे हैं भाई, परिक्रमा कर रहे हैं। तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले तो आप बताएंगे ये जो रिंग होती हैं ये एक तो शनि के चारों तरफ हैं और एक किसके, वरुण के चारों तरफ ये हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके बाद आएगा अरुण। अरुण ग्रह की अगर बात करें तो अरुण ग्रह जो है याद रखिएगा ये ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ 84 वर्षों में परिक्रमा करता है, यानी कि एक परिक्रमा 84 वर्षों में सूर्य की चारों तरफ पूरी कर पाता है। अगर यही हम अरुण ग्रह के बात करें तो इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं और सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो अरुण ग्रह ही है। इसके अलावा आपको बता दें इसके अपने जो उपग्रह हैं यानी कि प्राकृतिक उपग्रह उनकी संख्या लगभग 28 है। वैसे कहीं तब में 27 भी माना गया है, लेकिन इसकी जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 28 मानी जाती है। अगर हम अरुण ग्रह की बात करें तो यह याद रखेगा इसके चारों तरफ भी क्या है, रिंग बने हुए हैं यानी कि छल्ले बने हुए हैं। जबकि इसके अलावा सबसे सौर मंडल का सबसे लास्ट में जो ग्रह माना जाता है वो वरुण माना जाता है। और वरुण ग्रह की अगर बात करें तो इसके जो उपग्रहों की संख्या वो 14 है और ये सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 128 वर्षों में पूरी करता है। और इसकी बात करें तो यहाँ आपको ये पता करना होगा कि अगर हम ये वरुण ग्रह की बात करें तो वरुण ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जिसकी अभी खोज पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, जहां अभी भी साइंस और हमारा जो अंतरिक्ष एजेंसी हैं वो इसे खोजने पर लग रही हैं। अब स्टूडेंट्स अगला टॉपिक ये होगा कि हम अगर ग्रहों की बात करें तो ग्रह हम कहते किसे हैं, प्लेनेट हम कहते किसे हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ग्रहों की परिभाषा देने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है IAU। IAU के बारे में अगर बात करें तो इसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के बारे में अगर बात की जाए तो इसी का काम होता है कि ग्रहों से संबंधित नॉलेज देना या ग्रहों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई थ्योरी देना, ये ध्यान रखना। और अगर IAU की बात की जाए तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी कि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इस IAU का काम होता है कि जितनी भी अंतरिक्ष से संबंधित यानी कि पूरे आकाश अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी खोज होती है, जितने भी आविष्कार होते हैं, जितना भी ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो इसी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जो वो कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में है। इसकी स्थापना वर्ष 1929 में हुई थी। आपको बता दिया जाए IAU की एक 24 अगस्त वर्ष 2006 में चेक गणराज्य में एक मीटिंग बुलाई गई जिसका चेक गणराज्य की कैपिटल है प्राग सिटी। प्राग सिटी में एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में लगभग दुनिया के 2500 अंतरिक्ष ज्ञाताओं ने भाग लिया था। और इसी मीटिंग में यह डिसाइड कर दिया था कि प्लूटो जो है वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। अब अगला सवाल यह है कि ग्रह की श्रेणी में आते कौन कौन से आकाशीय पिंड हैं, तो मैं बता दूं ग्रह की श्रेणी में वे आकाशीय पिंड ग्रह माने जाते हैं। नंबर 1 कुछ उसकी शर्तें हैं इसके IAU के अकॉर्डिंग। नंबर 1 ऐसे आकाशीय पिंड जो लगातार सूर्य की परिक्रमा करते हों और सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित गति से करते हों उन्हें ग्रह कहेंगे। नंबर 2 कंडीशन उनके पास अपना इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल रूप धारण किए हों, यानी उनका जो आकार है वो गोल होना चाहिए। नंबर 3 जो भी आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करेंगे तो वो अपनी एक निश्चित गति से अपनी ऑर्बिट में, अपनी ऑर्बिट का मतलब मैं आपको दिखा दूं क्लियर, अपनी ऑर्बिट का यह मतलब है कि जो अपनी कक्षा में अपनी ऑर्बिट में परिक्रमा करने चाहिए, ऐसा ना हो किसी दूसरे की ऑर्बिट में वह प्रवेश कर जाएं। जबकि प्लूटो की बात करें तो प्लूटो जो है वो ऐसा ग्रह था वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर अन्य ग्रहों की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता था, जिससे कि उसे हमने प्लूटो ग्रह को हमने बौने ग्रह का दर्जा दिया है। तो आप याद रखेंगे वर्तमान में प्लूटो ग्रह का दर्जा प्राप्त नहीं है बल्कि बौना ग्रह है, और जबकि उसे 24 अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाया था। आगे मैं बात करना चाहूँगा अभी एक जो है नई खोज की गई है और वो नई खोज कौन सी है आप देखेंगे डायग्राम के आधार पर, और वो खोज है ये वाली। आप इसे देखें लाइफ ऑन वीनस। ये लाइफ ऑन वीनस क्या है इसे आप ध्यान से समझिएगा। लाइफ और वीनस की बात करें, लाइफ ऑन वीनस, वीनस मतलब शुक्र ग्रह। यहाँ
अभी हाल ही में सन 2020 में नासा के द्वारा, नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा शुक्र ग्रह पर एक नई गैस की खोज हुई है जिसका नाम है फॉस्फीन। जिस गैस का नाम क्या है? फॉस्फीन। आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है, जिस गैस का नाम है फॉस्फीन। ये फॉस्फीन जो गैस है, ऐसा माना जाता है इसकी खोज शुक्र पर ही हुई है और ये कहीं भी गैस नहीं पाई जाती। इस गैस का काम भी सेम ऑक्सीजन की तरह होता है। कहा जाता है कि इस गैस को वीनस प्लेनेट पर वहां उपस्थित यानी पाए जाने वाले माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणुओं के द्वारा इसे निकाला जाता है यानी उत्सर्जित किया जाता है और लगातार इसकी मात्रा वहां बढ़ती जा रही है। ऐसा मानना है नासा का, इसरो का भी और इसके अलावा IAU का भी। अगर जिस दिन सूर्य के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाए और अगर फॉस्फीन की मात्रा बढ़ जाए तो उस दिन आप याद रखिएगा हम शुक्र ग्रह पर भी अपने जीवन की संभावनाएं तलाश सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर जीवन की पॉसिबिलिटी देखी जाए तो एक तो आपकी अर्थ है यानी कि पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है और दूसरे नंबर पर आपको मालूम है, दूसरे नंबर पर प्लेनेट जो है वो कौन सा है? याद रखिएगा वो है मंगल। यानी कि दो ही ऐसे हमारे प्लेनेट हैं वर्तमान में, एक तो पृथ्वी और एक मंगल, जहां जीवन पॉसिबल है। जिसमें से अर्थ पर तो अभी भी हम लोग रहते हैं, मंगल पर लाइफ की पॉसिबिलिटी तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे हम एक और बात करना चाहेंगे आपसे क्लियर कि अगर हम सभी ग्रहों के बारे में बात करें तो इन सभी ग्रहों में से दो ऐसे ग्रह हैं जो आपको दिखा देता हूं, यानी कि जहां कूपर बेल्ट पाई जाती है। दो ग्रह कौन कौन से हैं इनमें से एक बात करेंगे हम तो प्लूटो है यानी कि प्लूटो, और एक ही अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? नेपच्यून। अगर आप ये प्लूटो देखेंगे या नेपच्यून देखेंगे तो इन दोनों ग्रहों के बीच में कूपर बेल्ट पाई जाती है। अब ये कूपर बेल्ट क्या होती है जरा इसे क्लियर समझिएगा। कूपर बेल्ट का मतलब क्या है उसे ध्यान से आप देखेंगे। अगर आप कूपर बेल्ट समझना चाहें तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा जो नेपच्यून नामक जो प्लेनेट है, ये वाला जो ग्रह है, इस ग्रह की अगर बात देखेंगे आप तो ये ग्रह हमारा कौन सा है भाई? अंतिम ग्रह है। और इसी ग्रह, देखिए हमारा सौरमंडल आप देखें तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। एक सूर्य है। तो अब 8 ग्रह जो होंगे अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, हमारे 8 ग्रह हैं। अब बताइए अरुण और वरुण ग्रह के बाद तो कोई ग्रह है नहीं, इसलिए आप यूं मान के चलो सौरमंडल के बारे में ये कहा जाता है कि वरुण ग्रह के बाद छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की या छोटे छोटे पिंड हैं कुछ जो इस तरीके से बेल्ट के रूप में अवस्थित हैं सभी सौरमंडल में चारों तरफ, और इसी को हम क्या कहते हैं? कूपर बेल्ट कहते हैं। या आप यूं मान लो इसके चारों तरफ जो एक बेल्ट टाइप की है सौरमंडल के, उसी बेल्ट को हम क्या कहते हैं? कूपर बेल्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसके अलावा आगे बात की जाए अगली तो एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य हम आकार के आधार पर हमारे कौन से बड़े ग्रह हैं। तो देखो आकार के आधार पर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ? बृहस्पति। दूसरा कौन सा है? शनि। तीसरा कौन सा है? अरुण। और चौथा कौन सा है? वरुण। पांचवा कौन सा है? पृथ्वी यानी कि अर्थ। छठवां कौन सा है? शुक्र। सातवां कौन सा है? मंगल। और आठवां कौन सा है? बुध। तो ये याद रखिएगा ये आकार के आधार पर घटते क्रम में ग्रह हैं, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो याद रखेंगे ये हमारे जो क्रम है ये याद रखिएगा सूर्य से क्या है, मतलब सॉरी आकार के आधार पर, जबकि सूर्य से ये हम लिख देते हैं आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। जबकि अगर हम स्टूडेंट्स यहीं सूर्य से हम दूरी के आधार पर देखें तो दूरी के आधार पर आप देखेंगे सबसे पहले नजदीक बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है कि ये जो है सूर्य से दूरी के आधार पर हैं, जबकि ये आकार के आधार पर हैं।
तो ये हमारे 8 प्लेनेट की हमने बात की। हम एक एक करके पॉइंटों को बोलते हैं जो आपसे भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, क्लियर। पहला पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो आप बताएंगे 8। कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? अरुण। और दूसरा है, लास्ट वाला है वरुण। वरुण सबसे दूर है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे ज्यादा तापांतर वाला, तापांतर का मतलब है कि जहां दिन का टेम्परेचर बहुत गर्म रहता हो, रात बहुत सर्दी यानी ठंड रहता हो, तो वो है बुध ग्रह। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो बताएंगे आप, शुक्र ग्रह। सौर मंडल का लाल ग्रह कैसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को क्यों कहते हैं? चूंकि उसके वातावरण में या वायुमंडल में या धरातल पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है मिट्टी में। आयरन ऑक्साइड की वजह से वो लाल जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह, मंगल को। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर सबसे ऊंचा सौरमंडल का पर्वत पाया जाता है तो वो है ओलंपिया। कौन सा? ओलंपिया पर्वत या ओलंपस। और ओलंपिया पर्वत कहां पाया जाता है? मंगल ग्रह पर, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुनी है, लगभग 22 से 24 हजार मीटर ऊंचा है, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह जिसे पृथ्वी की बहन कहते हैं तो वो कौन सा है? यानी कि शुक्र, यानी कि वीनस। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा सौर मंडल का ऐसा ग्रह जिसे पृथ्वी से सुबह और शाम देखा जा सकता है, इसलिए उसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, तो वो भी शुक्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुक्र ग्रह को मॉर्निंग में पूर्व दिशा में, इवनिंग में पश्चिम दिशा में देख सकते हैं, तो इसलिए सुबह शाम दिखाई देने के कारण इसे इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स इसी में से कि किस ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी दशा है, तो आप बता देंगे शुक्र ग्रह पर। कि शुक्र ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा क्यों है? क्योंकि उसके वायुमंडल में 95% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा किस ग्रह पर पृथ्वी के बाद जीवन संभव है? तो आप बताएंगे मंगल, क्योंकि मंगल ग्रह पर पानी की खोज भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन बनेगा बताइए नासा ने किस ग्रह पर फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है? तो वो शुक्र ग्रह है। नासा ने शुक्र ग्रह पर सन 2020 में फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सौर मंडल का ऐसा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, तो वो कौन सा है? वो बुध ग्रह है, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूरी कर लेता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सौर मंडल का सबसे आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, जिसका आकार सभी 8 ग्रहों में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है और कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह बात करें गैनीमीड है, और गैनीमीड जो उपग्रह है वो बृहस्पति का एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह जिसके सर्वाधिक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हैं, तो वो कौन सा है? तो वह शनि है। शनि के टोटल उपग्रहों की संख्या 82 है। सौर मंडल का अगला क्वेश्चन बनेगा सौर मंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसका अपना वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, तो आप बताएंगे टाइटन है, जो कि किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन बनेगा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है? तो आप बताएंगे किसका? मंगल ग्रह का है, जिसका नाम क्या है? डीमोस। और डीमोस ग्रह का डीमोस जो उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है बताइएगा? एक उपग्रह माना जाता है, यानी मंगल ग्रह का सबसे छोटा कौन सा उपग्रह? डीमोस। अगला क्वेश्चन बनेगा बताइए सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन संभव है, तो वो तो आप सब जानते हैं पृथ्वी है, जिसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे अरुण ग्रह है, जो कि सबसे ठंडा यानी शीतल है, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं चूंकि इसके अक्षीय झुकाव के कारण। अगला क्वेश्चन बनेगा सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका घनत्व सर्वाधिक है सभी ग्रहों में, तो याद रखेंगे वो अर्थ है, वो पृथ्वी है, जिसका सर्वाधिक घनत्व माना जाता है।
अगला क्वेश्चन बनेगा सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका उपग्रह संख्या 28 है। तो याद रखना, बेसिकली कहीं 27 भी लिखा है, 27 या 28, तो अरुण ग्रह के टोटल 27 हैं और वरुण ग्रह के पूछे तो टोटल 14 उपग्रह हैं। अरुण के 27, वरुण के 28, जबकि सबसे ज्यादा किसके हैं? शनि के। कितने? 82। अगला क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी का तो नेचुरल सैटेलाइट एक ही है अर्थ का, वो कौन सा है? मून। अगला क्वेश्चन बनेगा सौर मंडल में बताइए सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? तो वो शुक्र है। स्टूडेंट्स, ये कई बार पेपर में आया है कि पृथ्वी से अगर आप देखेंगे अंतरिक्ष में तो सबसे ज्यादा चमकीला सूर्य दिखाई देगा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देगा वो चंद्रमा देगा, और उसके बाद जो चमकीला दिखाई देगा वो क्या देगा? शुक्र देगा। याद रखिएगा, वीनस। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सभी ग्रह जो हैं वो किसके प्रकाश के कारण चमकते हैं? तो याद रखना, जितने भी 8 के 8 प्लेनेट हैं तो सभी के सभी 8 ग्रह जो हैं वो किसके प्रकाश के कारण चमकते हैं? सूर्य के। हम सभी ग्रहों के लिए, हमारे 8 ग्रहों के लिए जो प्रकाश का या हीट का जो स्रोत है वो क्या माना जाता है? सूर्य ही माना जाता है। कोई और हमारे पास कोई स्रोत नहीं है सूर्य के अलावा। सूर्य के कारण ही हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि कितने ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं? तो आप याद रखना, सूर्य के डिस्टेंस के आधार पर 4 हमारे आंतरिक हैं और डिस्टेंस के आधार पर 4 हमारे आउटर हैं। यानी इंटरनल, यानी यो कह सकते हैं इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट कौन से हैं? देखो, सूर्य है, सूर्य के पास 4 हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 पहले की जो हैं ये इनर प्लेनेट हैं, यानी कि सूर्य के ये नजदीक हैं। और आगे के 4 जो बचे, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कैसे प्लेनेट माने जाते हैं? आउटर प्लेनेट, यानी कि सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर ये चारों अलग हैं। अगर इनमें एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए इनर प्लेनेट ज्यादा वेटेड हैं, यानी कि ज्यादा वजन किन में है? आंतरिक ग्रहों में या बाहरी ग्रहों में? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो नो डाउट इसका ज्यादा वेट होगा। तो बृहस्पति यानी कि बाहर वाले जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों बड़े हैं लगातार। अगर आप इन चारों को देखेंगे तो इनका वजन पहले के चारों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए आप याद रखना आउटर प्लेनेट का वजन ज्यादा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनेगा इन ग्रहों का निर्माण किससे माना जाता है? तो आप बताएंगे सूर्य से ही कहीं न कहीं इस ग्रहों का निर्माण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भी जो है परिक्रमा लगा रहा है गैलेक्सी की, यानी कि ब्लैक होल की, और सूर्य अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। तो एक टाइम ऐसा हुआ था कि सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा था तेज रफ्तार से। जब तेज रफ्तार से घूमता गया और घूमता गया तो ऐसा कहते हैं कि घूमने के कारण उसके जो बाहरी सतह थी, सूर्य की बाहरी सतह, वहां से कुछ टुकड़े टूटने लगे, और टुकड़े टूटने के कारण वही टुकड़े ठंडे होकर क्या हुआ कि ग्रह के रूप में बदल गए। क्योंकि वो टुकड़े छोटे थे, सूर्य बड़ा था। आप देख सकते हैं सूर्य सभी ग्रहों में बड़ा है, जैसे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य क्या है? बड़ा था आकार में, तो आकार में बड़ा था तो नो डाउट उसकी ग्रेविटी फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल भी अधिक होगा। इसलिए वो सभी के सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के नजदीक ही स्थित रहे और वो सूर्य की ही परिक्रमा लगातार अपनी अपनी ऑर्बिट में कर रहे हैं। तो सूर्य कहीं ना कहीं एक सभी ग्रह सूर्य का हिस्सा रहे हैं, ये याद रखना है। अगर हम आगे बात करें कि इन सभी ग्रहों की, तो पेपर में पूछा जाएगा इन सभी ग्रह में बताइए एकमात्र ऐसा ग्रह जिसको हम, जहां किसी भी कारणवश जीवन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो याद रखेंगे बुध ऐसा ग्रह माना जाता है जहां जीवन पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर, क्योंकि सूर्य के ये बेहद नजदीक है और नजदीक होने के कारण या दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अंतर पाया जाता है। यहां पॉसिबिलिटी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकती। अब आगे आपसे बात की जाएगी अगले टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं बात करूं तो मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये क्या है सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी अंतरिक्ष संबंधी ज्ञान होता है इसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब अगली वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि जो उपग्रह हैं, एक तो मैं हमारा सैटेलाइट रह गया, एक हमारा चंद्रमा यानी कि मून और सैटेलाइट, इसको मैं कल वाली वीडियो में अपलोड करूंगा। इवनिंग में हमारी वीडियो में देखो 2 क्लासें आएंगी। एक तो आएगी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, यानी कि इसका एक ही क्लास का नाम है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर। उसके बाद दूसरी वीडियो जो रहेगी वो रहेगी कि पाकिस्तान ने जो भारत के साथ जो परमाणु हमला करने की जो बात कही है उसके बारे में लगभग हमारी क्लासें आधा पौने घंटे की क्लास होगी। उस पर सारी चीजें क्लियर की जाएंगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। परमाणु के बारे में मैं एक टॉपिक तो पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब हम शाम को एकदम क्लियर
क्लियर करेंगे कि कैसे परमाणु बम का हमला होगा या नहीं होगा, होगा तो कौन जीतेगा। तो जब तक के लिए जय हिंद। हम शाम को मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें।